हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स ई पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का होने वाला है टॉपिक आई बी ओ वन का फर्स्ट चैप्टर का तीसरा वीडियो ये होने वाला है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर वाइज मैं अब वीडियोज़ बना रहा हूँ। इसके पहले ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन वाइज वीडियोज़ बनाए थे, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना दी हैं। तकरीबन 40 के आसपास वीडियोज़ मैंने बना दी हैं। तो आपको हमारे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है हमारे चैनल के, और वहाँ पे जैसे ही आप जाओगे आपको तकरीबन अभी IBO1 में 47 वीडियोज़ हैं। 47 में 45 वीडियोज़ जो हैं वो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, और अभी मैंने रिसेंट स्टार्ट किया है IBO1 के जो चैप्टर वाइज वीडियोज़ हैं उसको। तो 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं चैप्टर 1 से। ये चैप्टर 1 का तीसरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। तो इसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर जो भी चीज़ें अपडेट होंगी मैं उन सबको वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो फिर आपको जानकारी जो है बहुत ही जल्दी मिल जाएगी किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि उस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जो भी जानकारी होती है उसको मैं पहले शेयर कर देता हूँ किसी भी तरह के अपडेट को अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू। राइट, चाहे वो ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक जो है हमारे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है हमारे चैनल का नाम, commerce-e-pathshala.blogspot.com। ये हमारे ये हमारे वेबसाइट का नाम है। हालांकि अभी डोमेन मैंने परचेज़ नहीं किया है, इसलिए अभी यहाँ पे blogspot.com लिखा हुआ है, बट जैसे मैं डोमेन परचेज़ कर लूँगा इट विल बी commerce-e-pathshala.com, सो इट विल टेक सम टाइम। जो भी हो, फिलहाल आप blogspot.com करके आपको इसको टाइप करना है। टाइप करने के बाद जैसे ही आप ओके के बटन पर दबाएंगे, आपको जो है हमारा वेबसाइट खुल करके आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। ये देखो, ये हमारा वेबसाइट है। तो आप देख पा रहे हैं कॉमर्स ई पाठशाला, फिर है होम, अबाउट CEP, कॉमर्स CBSE, कॉमर्स 11-12, इग्नू BCom और इग्नू MCom। तो आप अगर इग्नू BCom की स्टडी कर रहे हैं तो इग्नू BCom वाले टैब पे क्लिक करना है, या फिर अगर आप MCom में हैं तो फिर MCom वाले टैब पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही MCom वाले टैब पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और पेज जो है खुल करके आ जाएगा, जिसमें इग्नू के MCom के रिगार्डिंग जो भी कोर्स फीस नहीं, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और नीचे की तरफ आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब MCom फर्स्ट ईयर और MCom सेकेंड ईयर। तो देखो, MCom IBO1 में अभी आपको करवाने वाला हूँ। तो देखो, ये सारे के सारे लिंक्स हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तहत बताता हूँ कि आपने अगर IBO1 के ऊपर क्लिक किया तो IBO1 देखो एक नया पेज खुल करके आपके सामने आ रहा है। इस पेज में IBO1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ अभी क्वेश्चंस हैं, आंसर्स अभी का अपडेट नहीं हुआ है। मैं धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ। यूनिट 1 लेकिन सारा सॉल्व्ड है। मैं जब तक वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप चाहें तो पहले से आकर के यहाँ पे विजिट करके, आपको सपोज यूनिट क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्टडी करना है। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर क्लिक करेंगे, पेज खुल जाएगा जहाँ पे उसके आंसर्स लिखे होंगे। ठीक है ना। तो ये जो क्लिक हेयर का बटन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं बैक जाता हूँ थोड़ा। ये जो क्लिक हेयर का बटन आप आंसर के नीचे, क्वेश्चन के नीचे देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्लिक हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको उसका आंसर पता चल जाएगा। लेकिन आंसर अभी सारे क्वेश्चंस का अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बट धीरे धीरे हाँ मैं अपडेट कर रहा हूँ। आने वाले कुछ महीनों में मैं सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। मेरा टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ 2020 मैं अपना इग्नू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, और BCom को भी मैं धीरे धीरे करता हुआ चलूँगा। ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, मैं अभी तीसरा क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि है हाउ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अफेक्ट द बिजनेस डिसीजन ऑफ अ फर्म। किस तरह इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो होता है वो किसी भी बिजनेस फर्म के बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करता है, किस तरह से उसके ऊपर प्रभाव डालता है। ये हमारा आज का क्वेश्चन है जिसको हम डील करेंगे। ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स मैंने अभी डाले नहीं है, बट मैं डालूंगा धीरे धीरे। तो आप यहाँ पे आकर के फिलहाल स्टडी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 3 में भी करवा रहा हूँ, बट मैंने अभी तक यूनिट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने ऑलरेडी आंसर डाल दिए हैं। आप जैसे क्लिक करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो फिलहाल हम कर लेते हैं यूनिट 1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर। आप जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज जो है खुल करके आ जाएगा, जहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएगा कि किस तरह से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है बिजनेस डिसीजन के ऊपर अफेक्ट डालता है। हाउ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट द बिजनेस डिसीजन ऑफ अ फर्म। राइट, तो चलिए अब आंसर स्टार्ट करते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। ओके देन,
सो आंसर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द ग्लोबल मार्केट एनालिसिस. लेट अस डिस्कस द मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर इन्फ्लुएंसिंग द फॉरेन मार्केट डिसीजंस. देखो, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ग्लोबल मार्केट एनालिसिस का. अगर आप अपने मार्केट को ग्लोबली एनालाइज करना चाह रहे हो कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबल मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, अगर आप ये एनालाइज करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो अब हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि फॉरेन मार्केट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि फॉरेन मार्केट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो फॉरेन मार्केट डिसीजन कौन लेता है? बिजनेस फर्म लेता है ना. तो ये बिजनेस फर्म को इफेक्ट कर रहा है. तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वहाँ पे बिजनेस फर्म लिखा हुआ था, यहाँ पे फॉरेन मार्केट डिसीजंस है. तो फॉरेन मार्केट डिसीजन तो बिजनेस फर्म ही लेगा ना, है ना. तो बिजनेस फर्म की ही बात हो रही है. तो चलिए आप बात कर लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर पैटर्न और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि किसी भी फॉरेन मार्केट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, या फिर किसी भी बिजनेस फर्म के डिसीजन के ऊपर प्रभाव डालते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग इन अ कंट्री. तो किसी भी कंट्री में अगर मार्केटिंग वहाँ पे जिस तरीके का होगा उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसी तरीके का होगा. हमारे इंडिया में जो मार्केटिंग है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं होता. डायरेक्ट सेलिंग एक कंसेप्ट होता है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो डायरेक्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है हमारे इंडिया में अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो कि इस चीज़ को कर रही हैं. और इसी कारण से जो मार्केटिंग है उसका स्कोप तो है हमारे इंडिया में, स्कोप मार्केटिंग का बहुत ही बड़ा स्कोप है क्योंकि हमारे यहाँ कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हैं. बट मार्केटिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें से एक है डायरेक्ट सेलिंग. तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अभी लोगों को कुछ भी आइडिया ही नहीं है कि क्या होता है, कैसे करते हैं. बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए भी हैं लेकिन उनको उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है. तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि किसी भी कंट्री का मार्केटिंग स्ट्रक्चर जो है, चाहे वहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग हो, इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो, मार्केटिंग का जो स्कोप है वो कितना बड़ा है ये दिखाता है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है. जिस कंट्री का मार्केटिंग स्कोप जितना बड़ा होगा उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना बड़ा होगा. ये आपको समझना है. कंट्रीज कैरेक्टराइज्ड बाई हाई लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉट ओनली हैव हाई डिमांड फॉर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर डेवलप्ड मार्केटिंग सिस्टम. जो मैं कह रहा था वही बात यहाँ पे फिर से बोली गई है कि जो कंट्री है जिसको हाई लेवल पे कैटेगराइज करने की हम अगर कोशिश करें तो कर सकते हैं कि वहाँ की कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसा है ना. कैसा होगा देखो, तो जिस भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा वहाँ मार्केटिंग का जो सोर्स है, जो मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा होगा. ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो डिमांड है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की वो बहुत ज़्यादा होगी. इंडिया में देखना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी डिमांड इंडिया में अभी ज़रा भी नहीं है, लेकिन आप अगर अमेरिका चले जाओगे तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड आपको समझ में आएगी जो कि प्रोडक्ट हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस लेवल पर हो ही नहीं पाया है कि उन सारे प्रोडक्ट की डिमांड हमारे यहाँ पर रेज करी जा सके. बट हाँ, धीरे धीरे समय बदल रहा है, यहाँ पर भी उन चीज़ों को किया जाएगा, है ना. तो जहाँ पे देखो डिमांड होता है वहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मोर डेवलप्ड मार्केटिंग सिस्टम. वहाँ पे जो मार्केटिंग सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है. बहुत ज़्यादा लोगों को सर्च नहीं करना पड़ता किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उनको बहुत ही ईजिली जो है कस्टमाइज वे में अपने प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर तभी हो पाता है जब वहाँ की मार्केटिंग अच्छी होगी. ओके, सो कंपटीशन इज़ ऑल्सो हाई इन दीज कंट्रीज़. मैं कह रहा था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा. जैसे कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ है, जैसे कि मोदी केयर है, उसके बाद वेस्टीज है, उसके बाद एमवे है. ये सारी कंपनीज़ देखना अभी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुई हैं, लेकिन आपको आइडिया होगा इन सारी कंपनीज़ के बारे में. तो ये डायरेक्ट सेलिंग करती हैं, राइट. ये डायरेक्ट सेलिंग करती हैं. तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है जनरली कि उनको प्रोडक्ट सेल करना होता है, और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं विद कंपैरिजन टू अदर कंपनीज़, है ना. बहुत ही अच्छे होते हैं. तो ये चीज़ हमारे इंडिया में अभी चीज़ आई ही नहीं है ना. बहुत बड़े लेवल पे नहीं होती है. तो जैसे ही ये चीज़ आएगी कंपटीशन लेवल हाई हो जाएगा. वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का अगर समझना हो तो आपको ये समझना होगा कि उस कंट्री में कंपटीशन कैसा है किसी चीज़ को लेकर के. अगर कंपटीशन अच्छा है इसका मतलब वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बड़ा है और बेहतर है. ओके, इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑन द अदर हैंड, अगर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें दूसरे तरफ, नॉट ओनली डिमांड इज़ लो, जहाँ वहाँ पे डिमांड भी लो है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो पुअर.
जैसे कि आप हमारी कंट्री की बात कर लो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो ख़राब है ही, साथ ही डिमांड भी यहाँ पे बहुत ही लो है। डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का बहुत कम है, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपस में ही लाइक इंक्लूडेड हैं, जुड़ी हुई हैं, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि डिमांड भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही ख़राब होता है, पुअर होता है। इट देयरफॉर बिकम क्वाइट डिफिकल्ट एंड मोर एक्सपेंसिव टू डू बिजनेस इन सच नेशंस। तो इस तरह के नेशंस में काम करना या सर्वाइव करना, है ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी कंट्री के लिए इंडिया में अभी सर्वाइव कर पाना, चूँकि यहाँ पे मार्केट डिमांड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मुश्किल है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, जो कि एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है बिजनेस के डिसीजन फर्म में, बिजनेस फर्म के डिसीजन मेकिंग में, राइट। दूसरा पॉइंट है इनकम। तो इनकम तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हालत आपको तब पता चलेगी जब उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम आप निकालोगे। हमारे इंडिया में पर कैपिटा इनकम अभी 80,000 पर एनम है। हर साल एक आदमी 80,000 रुपये कमाता है। और अगर आप लग्जमबर्ग सिटी में चले जाओ या फिर किसी और कंट्री में चले जाओ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में या फिर नॉर्डिक कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे वो लोग $80,000 पर ईयर कमाते हैं। आप समझ रहे हो, 80,000 रुपी पर मंथ पर ईयर और $80,000 पर ईयर में कितना ह्यूज डिफरेंस है ना। तो हमारे यहाँ पे इनकम ही कम है। तो इनकम अगर कम होगा तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे स्ट्रांग होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे स्ट्रांग होगा, हम कैसे डिमांड को रेज करेंगे, है ना। तो इसके कारण से इनकम जो है वो भी एक तरीके से बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है जब भी आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करेंगे किसी भी बिजनेस फर्म की, तो है ना। अब देख लेते हैं बुक में क्या लिखा गया है। सो इनकम इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इट्स मार्केट साइज, है ना। तो किसी भी कंट्री के मार्केट साइज के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लेवल ऑफ डेवलपमेंट को चेक करने के लिए इनकम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम आर अमंग द मेजर मेजर्स ऑफ इनकम, है ना। तो आप इनकम कैसे मेजर करोगे, इसको नापने का, इसको मेजर करने का एक ही तरीका है कि आपको जीएनपी निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है और पर कैपिटा इनकम निकालना है। अगर आप जीएनपी निकाल लोगे तो उसको नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ आप डिवाइड कर दो, आपको पर कैपिटा इनकम निकल करके आ जाएगा। ओके। While sales of most of these industrial goods and capital equipment generally correlate with GNP, है ना। तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है कि जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स हमारे इंडिया में पैदा की जाती हैं, मतलब तैयार करी जाती हैं, या फिर जो कैपिटल इक्विपमेंट होता है, वो सारी चीज़ें रिलेट करती हैं जीएनपी के साथ, है ना। तो जैसे ही आप जीएनपी का वैल्यू निकाल लोगे, जीएनपी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज़ वी हैव प्रोड्यूस इन आवर कंट्री, है ना, प्लस जो कैपिटल इक्विपमेंट होता है वो। इसमें कुछ चीज़ें माइनस भी होती हैं, मैं फिलहाल रूल पे नहीं जा रहा हूँ। तो इस तरीके से जीएनपी निकाला आता है। जीएनपी को अगर आप माइनस कर दोगे, डिवाइड कर दोगे पॉपुलेशन के साथ, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्या है। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। वाइल सेल्स ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल गुड्स एंड पर कैपिटल इनकम इक्वली इक्विपमेंट जनरली कोरिलेट विद जीएनपी, डिमांड फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन द पर कैपिटा इनकम। तो किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड के लिए पर कैपिटा इनकम के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंडिया में सारे लोगों की इनकम अगर 80,000 पर एनम हो, तो फिर वो देखना किसी एक चीज़ का डिमांड वो हमेशा करते हैं। जैसे कि सपोज कोलगेट का आप एग्जांपल ले लो। कोलगेट जो है ना, टूथपेस्ट है एक, पर इंडिया में टूथपेस्ट का मतलब ही कोलगेट है, इस तरह का एक भावना है लोगों के मन में। लेकिन टूथपेस्ट और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, खैर बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो टूथपेस्ट एक तरीके से कोलगेट हो गया। तो कोलगेट की डिमांड देखना हर एक घर में है ना। क्योंकि उनके पास उतने पैसे हैं कि वो कोलगेट को अफोर्ड कर सकते हैं। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एप्पल का एग्जांपल ले लो। अगर यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि लोग एप्पल के फ़ोन भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी एप्पल के फ़ोन को अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ही उतना ज़्यादा नहीं है कि लोग जो है एप्पल के फ़ोन को इस्तेमाल करें। आप अगर जर्मनी जाओगे या किसी अच्छे कंट्री में जाओगे जहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे देखना हर एक आदमी के पास एप्पल का फ़ोन है। वो लोग ये एंड्रॉयड फ़ोन से इस्तेमाल ही नहीं करते, उनको iOS ही पसंद है ना। तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब उनकी इनकम ज़्यादा होती है, ठीक है। Besides income, one should acquire information about the sectoral distribution of GNP, as it is an important skill, important determination of kinds of goods in demand in a foreign country. तो किसी भी फॉरेन कंट्री में किस तरह के गुड्स का कैसा डिमांड होगा, ये अगर आपको चेक करना है तो फिर आपको GNP का सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। मतलब आपको इनकम की जानकारी तो है ही, साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारी जानकारी चाहिए होती है, और वो जानकारी होता है सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GNP। मतलब GNP जो है टोटल,
उसका सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी, इन सब का नाम आपने सुना होगा, एफएमसीजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, हर आदमी का खर्चा इन्हीं सब चीज़ों में होता है ना। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना, चावल, दाल, आटा वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ का डिमांड जीएनपी में कितना इसका हिस्सा है, ऑटोमोबाइल का कितना हिस्सा है ना, ऑटोमोबाइल जो कंपनीज़ हैं, मारुति सुजुकी वगैरह वगैरह जो भी हैं, तो उनका कितना हिस्सा है। उसके बाद तुम्हारा और भी बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, मैं एक एक करके नहीं गिना रहा हूँ सबको, है ना। तो इसमें ऐसे थोड़ा सा सोचना भी पड़ जाएगा मुझे, तो ज़रूरत नहीं उन सारी चीज़ों को समझने का। तो सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जीएनपी का जो टोटल जीएनपी होता है वो बहुत सारे सेक्टर से मिल करके होता है। तो आपको उनको सेक्टर वाइज बांट देना है और बांट करके चेक करना है कि किस तरह के गुड्स का डिमांड जो है किसी फॉरेन कंट्री में कितना है, ठीक है ना, ये आपको चेक करना है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ ए कंट्रीज जीएनपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर एक सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर है एक, तो ज़्यादा अगर ज़्यादा आपका जो जीएनपी का जो परसेंटेज है वो अगर एग्रीकल्चर की तरफ है, इट एम्प्लाइज दैट द कंट्री इज़ एग्रीकल्चरल बेस्ड। इससे ये पता चलता है कि जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी भी खेती बहुत ज़्यादा होती है विद कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, है ना। तो हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड एक कंट्री है। ये तो हो गया। एंड इट शैल हैव अ गुड डिमांड फॉर एग्रीकल्चर इनपुट सच एज सीड्स। अब जहाँ पे एग्रीकल्चर डिमांड मतलब बेस्ड कंट्री होगा, वहाँ पे किस चीज़ का डिमांड होगा, वहाँ पे सीड का डिमांड होगा, बीज का डिमांड होगा, फर्टिलाइजर का डिमांड होगा, पेस्टिसाइड का डिमांड होगा, एग्रीकल्चर मशीनरी का डिमांड होगा, बिकॉज वी आर अ एग्रीकल्चर नेशन। We are a nation in which agriculture is like have a more percentage in GNP, मैं भी चाहूँगा in GDP, है ना। तो जीडीपी में, जीएनपी में ज़्यादा शेयर अगर इनका होगा तो फिर डिमांड उन्हीं सारी चीज़ों का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो कंपनीज आएंगी वो किस तरह की कंपनीज आएंगी, ऐसी कंपनीज आएंगी जो कि सीड बनाती हैं, जो फर्टिलाइज़र बनाती हैं, जो पेस्टिसाइड्स बनाती हैं। आप समझ रहे हो, जिस तरह का डिमांड आपके कंट्री में क्रिएट होगा वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से कोई भी कंपनी उसी चीज़ का बिजनेस करेगी ना, है ना। तो इनकम एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है, वो तो है ही, साथ ही साथ इनकम के अलावा और भी जो जानकारी है, जैसे कि जीएनपी का सेक्टरल वाइज इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो आपकी कंपनी को डिसीजन लेने में आसानी होता है। और क्वेश्चन हमारा किया है कि ऐसे कौन से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हैं के हिस्से हैं जो कि बिजनेस डिसीजन फॉर्म को अफेक्ट करते हैं। समझ रहे हो, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ओके, तो उस तरह की चीज़ें आएंगी, फर्टिलाइजर आएगा, पेस्टिसाइड आएगा, एग्रीकल्चर मशीनरी आएगा वगैरह वगैरह। एंड इंडस्ट्रियल नेशन विथ रिलेटिवली हायर डिपेंडेंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑन द अदर हैंड शैल हैव ए गुड मार्केट फॉर रॉ मटेरियल। तो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी का एग्जाम्पल ले लो, जर्मनी में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी कार आप देखते हो ना, पोर्शे हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, उसके बाद आपका मर्सिडीज बेंज हो गया, ये सारी की सारी जो कंपनीज़ हैं, ये सारी की सारी आपकी जो है जर्मनी की कंपनी। जर्मनी में इसका मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा होता है और इसका सेल जो है वर्ल्ड वाइड होता है, आपको पता ही है। ओके, तो वहाँ पे डिमांड किस चीज़ का होगा, वहाँ पे किस तरह की कंपनी चलेगी, ऐसी कंपनी जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है ना। एग्रीकल्चर बेस्ड में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वाले कंपनीज होंगी, और मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप की जो कंट्रीज़ होंगी वहाँ पे डिमांड जो है वो रॉ मटेरियल का होगा, प्लांट एंड मशीनरी का होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है आपको सेक्टरल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है और डिमांड को समझना है कि किस कंट्री में किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है। ओके, अगला देख लेते हैं। द पर कैपिटा इनकम इज़ ए यूजफुल मेजर। अगर आप पर कैपिटा इनकम निकाल लेते हो तो वो भी एक बहुत ही अच्छा मेजर है, एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो। इट इज़ नॉट फुल प्रूफ मेजर ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, ऑल दो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है कि एक तरीके से फुल प्रूफ मेजर नहीं होता किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी का, लेकिन इनकम फिर भी एक मेजर है जिसके ज़रिए हम किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी हम लोग लगा सकते हैं। व्हाट इज़ मोर रिलेवेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में मतलब इनकम को किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा रिलेवेंट क्या होता है। वाइल इन द डेवलप्ड कंट्रीज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटिवली मोर इवन, है ना। जो इनका जो अच्छी कंट्रीज़ होती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत ही इवन होता है। जैसे कि इंडिया में हम चूँकि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, और ऐसा नहीं कि हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं इसलिए यहाँ पे हालत ख़राब है, लेकिन इंडिया में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एकदम ही ख़राब है। मतलब आप अगर देखते होगे एनडीटीवी तो वहाँ पे देखना रवीश कुमार हमेशा ये बात कहता है कि इंडिया में 1% लोगों के पास तकरीबन 60 to 70% जीडीपी का हिस्सा है। मतलब इंडिया में अगर 100 रुपये हैं तो वो 70 रुपये जो है वो सिर्फ 1% आदमी के पास है और बाकी लोगों के पास 30% है। आप समझ रहे हो, मतलब सिर्फ पूरे इंडिया के 1% आदमी के पास, है ना, सिर्फ 1% आदमी के पास इंडिया का 70% इनकम का हिस्सा है। तो सोचो कितना बड़ा अनइवन है यहाँ पे। तो जनरली डेवलप कंट्रीज़ में जो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इवन होता है, वो बात यहाँ पे बोली जा रही है। ओके,
रिलेटिवली मोर इवन इट इज़ हाईली स्क्यूड इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा बिल्कुल ही मतलब नहीं होता, ना के बराबर होता है। सिंस ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन काउंट्स फॉर 60 to 70% ऑफ द कंट्रीज GNP एंड द रेस्ट आर पुअर इन द डेवलपिंग कंट्रीज। देखो जो मैं कह रहा था, है ना, 60 to 70% जो होता है कंट्री का, वो एक स्मॉल पोर्शन के लोगों के पास होता है ना। एक बहुत ही कम लोगों के पास जो है 60 to 70% पूरे GNP का हिस्सा उनके पास होता है, और ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे गरीब होते हैं और उनके पास सिर्फ 30% हिस्सा ही होता है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है उनका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए, न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन अभी सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का ही किस्सा चल रहा है, जो कि मुझे एकदम मतलब क्या बोलूँ, उनको जो है जस्टिस मिलना चाहिए, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कंट्री के जो मेजर इश्यूज़ हैं उस बारे में कोई बात ही नहीं करता आजकल यार। इन सब चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए। देख करके बहुत बुरा लगता है मुझे कि ऐसी हालत में हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे GDP -23.9% है, 24% के आसपास है, और यहाँ पे कोई है ही नहीं जो किस चीज़ के बारे में बात करे। ये मतलब बहुत ही बुरी एक कंडीशन है हमारे इंडिया के बारे में, मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, खैर आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर पैटर्न की, है ना। यहाँ के लोग किस तरीके से एक्सपेंडिचर करते हैं, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करते हैं। सो डेटा ऑन एक्सपेंडिचर पैटर्न आर यूजफुल इन जजिंग एज टू हाउ मनी इज स्पेंट ऑन डिफरेंट आइटम एंड विच प्रोडक्ट्स रिसीव मोर वेटेज, है ना। तो डेटा, जब आप एक्सपेंडिचर पैटर्न का डेटा निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रही है आने वाले समय में, मतलब पिछले समय में, है ना। आप ये जज कर पाओगे कि लोगों के पास जो पैसे हैं वो उन पैसों को किस आइटम पर खर्च कर रहे हैं, किस आइटम पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप जब आप एक्सपेंडिचर पैटर्न के डेटा को निकालोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो किसी भी कंट्री का अगर आपको बिजनेस को जो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है उसमें एक्सपेंडिचर पैटर्न भी एक बहुत ही बड़ा क्या कहूँ, एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है। तो एक्सपेंडिचर पैटर्न हो गया। लास्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होगा। इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोड्स तैयार नहीं हुई, आप समझ रहे हो, रोड्स तैयार नहीं हुई हैं आज तक। तो अगर रोड वहाँ पे तैयार नहीं होगा तो बिजनेस फैलेगा कैसे, आप अपना प्लांट वहाँ पे लगाओगे कैसे, है ना। रोड्स का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा तो है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी अप टू द मार्क नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। अगर आप किसी और कंट्री में जाओगे तो वहाँ देखना, वहाँ के रास्ते हो गए, वहाँ के शहरें हो गई, वहाँ की सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो है वो रोड। किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए वहाँ पर रोड का व्यवस्था, पानी के जरिए रास्ते, पानी में रास्ते का व्यवस्था या फिर हवाई व्यवस्था, ये सारी चीज़ें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं है। तो किसी भी कंट्री में, मैं इंडिया की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंट्री में अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चेक करना है, इकोनॉमिक फैक्टर अगर आपको चेक करना है तो उसमें वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको चेक करना होगा। आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री उठा लो, वहाँ पे देखना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है, और वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है इसलिए क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ये साइकिल है एक्चुअली। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करोगे तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, है ना। अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा मजबूत करोगे। तो इट इज़ अ साइकिल, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इस पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर वाइटल डायमेंशन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, माफ़ी चाहूँगा मैं थोड़ा फंबलिंग कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ये एक बहुत ही वाइटल डायमेंशन है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, जो मैं उतनी देर से कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द वेरियस सोशल ओवरहेड सच एज ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, वेरियस मीडिया, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, क्रेडिट एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़। जो मैं कह रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि उस कंट्री का ओवरहेड, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कैसा है, वहाँ का टेलीकम्युनिकेशन कैसा है, वहाँ का कमर्शियल कैसा है, वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज कैसी हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज में यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग, रिसर्च का, वेरियस मीडियाज़ का, वेयर हाउसिंग का, इंश्योरेंस का, डिस्ट्रीब्यूशन का, उधार कैसा दिया जाता है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ किस तरह की है, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को शो करती हैं। एब्सेंस ऑफ द एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली हिंडर्स कंट्रीज डेवलपमेंट but also affects firms' cost and capacity to reach various market segments.
ओके। सो किसी भी कंट्री में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से एब्सेंस है, वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे किसी भी कंट्री को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हिंडर का मतलब होता है दिक्कत होना, है ना, प्रॉब्लम होगी किसी भी कंट्री को डेवलप करने में। बट ऑल्सो अफेक्ट फर्म्स कॉस्ट एंड कैपेसिटी, और इसी तरीके से जो वहाँ की फर्म्स एंड जो फर्म्स होंगी, जो बिजनेस फर्म्स होंगी, उनकी कैपेसिटी के उस ऊपर वो जो है गलत तरीके से असर पड़ता है। जो मार्केट सेगमेंट है उसके ऊपर वो गलत तरीके से वो असर पड़ता है, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम बहुत ज़्यादा होने वाला है आने वाले समय में। तो अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इंफ्रा के शेयर्स अभी से चाहें तो आप उठा सकते हैं। आप एल&टी के शेयर उठा सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज है जिसका शेयर आप उठा सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर हैं। तो आप अगर इसके बारे में अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं कि इंफ्रा की शेयर मार्केट में कैसे पैसे लगाने हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल मैं एक लिंक आपको देने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप शेयर मार्केट में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और अकाउंट खोलने के बाद आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। अभी के टाइम पे ट्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसे हैं, थोड़े बहुत भी अगर आपके पास पैसे हैं, तो उन पैसों को आप अच्छे स्टॉक्स में लगाइए। वही स्टॉक्स जो है आने वाले समय में आपको डबल ट्रिपल जो है आपको रिटर्न देंगे, ठीक है ना। इस बारे में मैं कभी आपसे बाद में बात करूंगा। फिलहाल लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो कंपनीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल देयर बिजनेस इन कंट्रीज विद पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कोई भी कंट्री हो, अब उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी चीज़ों को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने में, अगर कंट्री में पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम को हटाना है, कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मजबूत करना है, तो ही किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स, these are the economic indicators which are the part of economic environment, and these are the things which affect the business decision of a firm, ठीक है ना। किसी भी बिजनेस के डिसीजन को ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो लोगों के साथ, ताकि उनको जो है इस चीज़ के बारे में पता चल पाए, इस क्वेश्चन के बारे में पता चल पाए, और उनका एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करना है, और हाँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिसका लिंक जो है आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, और अगले वीडियो में मिलते हैं। ख्याल रखो अपना, बाय।